नमस्कार। हर साल की तरह साल 2023 ने भी दिए कई नायक। किसी चकाचौंध से भरे नायक नहीं, बल्कि जीवन की आभा से दीप्त नायक। वैसे लोग जो संकट में मशाल की तरह जल उठते हैं, वैसे लोग जो पहाड़ जैसे संकट के सामने पहाड़ की तरह खड़े हो सकते हैं, वैसे लोग जिनको देखकर इंसानियत में यकीन कुछ और पुख्ता हो जाता है। बेस्ट ऑफ हमारा भारत के पार्ट 2 में भी हम इस साल के वो हिस्से लेकर आए हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा जुड़े। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम इस साल नवंबर में वाकई एक पहाड़ 41 मजदूरों के सामने मौत के अंदेशे की तरह खड़ा हो गया था। उत्तरकाशी के सिलकियारा में बन रही एक सुरंग ढह गई और 41 मजदूर उसके एक सिरे पर फंसे रह गए। एक दो दिन नहीं, पूरे 17 दिन उन्होंने उस अंधेरी बंद सुरंग के एक हिस्से में काटे। ठीक है कि उन्हें कुछ दिन के अंदर पाइप से खाने पीने का सामान, दवाएं और दूसरी ज़रूरी चीज़ें भेजने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन अगर उनकी अपनी हिम्मत नहीं होती, एक साझा ताकत नहीं होती, तो उनकी मुश्किलें कम नहीं थीं। जब ये बचाव अभियान जारी था, तब वो पाइप के सहारे लोगों से बात कर रहे थे। बहुत दिल रोट है हमारा, बच्चे के यहाँ 12 दिन हुई गा। बच्चे हमारा कब देखा, कब बोली लगा, दिन भर रोई थी, क्या करे। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का प्रयास जारी है, लेकिन मजदूरों के परिजनों के लिए हर पल भारी है। एकदम भोजन नहीं मिला थे, दोसर मिलके जीव करत है घर ही, वो अंदर का खाते का नहीं खाते हमरे बेटा। खाना वैसे ही पड़ रहा जाता है, वही खवाई दी समझे बुझाई तो थोड़े थोड़े खा ली थे, नहीं वो रही जाता है खाया। दीपावली के दिन मजदूरों के परिवार को उनके टनल में फंसे होने की सूचना मिली, जिसके बाद से माहौल चिंता और बेचैनी से भर गया। 14 दिन से परिवार के लोग खाना पीना भूल चुके हैं। सिर्फ बेटों की सलामती की चिंता उन्हें सता रही है। मां की आंखें बेटे को देखने के लिए तरस रही हैं। मजदूरों के परिजन सिर्फ एक ही आशा लगाए हुए बैठे हैं कि जल्द से जल्द उनके बेटे घर वापस आ जाएं। हमारा लड़का आज 12 दिन हो गया, हमारा लड़का बाहर निकल जाए, यही जैसे ही हमारा लड़का यहाँ से गए थी, वही से ही मैंने वहाँ से बढ़िया अच्छा चरित्र से आए। बहुत हमारे बच्चन के समस्या भगवान दर दिन की दर नहीं उघाटे। हमारा आंसू जैसे उनकी माता जी के रुक ही नहीं रहे हैं। हम बुटीपुर गांव के अंदर हैं और बात यह है कि इस गांव से संतोष नाम प्रसाद के अलावा टोटल 4 लोग हैं और सटे हुए गांव से 2 लोग और हैं, तो लगभग 6 लोग जो हैं उस टनल के अंदर फंसे हुए हैं, जिनकी उम्मीद है बहुत जल्दी वो निकल भी जाएंगे। पर जैसे एक सन्नाटा छा रखा है पूरे गांव के अंदर। 6 परिवार इस पूरे दोनों गाँव में को मिलाकर वहाँ पे फंसे हुए हैं, 12 दिन से इंतज़ार कर रहे हैं उनके आने का, उनके घर लौटने का। दिवाली में वो लोग यहाँ पे नहीं थे। तो ये इस वक्त स्थिति है मोतीपुर गाँव की। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ तनिष्क पंजाबी, NDTV। राजस्थान का कोटा शहर साल भर सुर्खियों में छाया रहा। कोटा में इस साल उम्मीदों के बोझ से तंग आकर कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद प्रशासन और कोचिंग संस्थान जागे और काउंसलिंग शुरू की। साथ ही छात्रों के तनाव घटाने के लिए हर संडे को फंडे के तौर पर मनाने का सिलसिला भी शुरू हुआ।
कोटा में मेडिकल की परीक्षा की तैयारी करने आई ये छात्र डिप्रेशन का शिकार हो गई। गनीमत ये रही कि वक्त रहते कोटा पुलिस का छात्र सेल इन तक पहुंचा और काउंसलिंग करके उनकी मुश्किल आसान की। कोचिंग संस्थान ने काउंसलिंग के बाद घर वापस जाने की सलाह दी है। जिला प्रशासन आज ऐसे ही छात्रों की तलाश में है जो तनाव से जूझ रहे हैं। पढ़ने में मेरे को बस छोटी सी डिप्रेशन थी और इन लोगों ने बस डॉक्टर ने एलन के एडवाइस दिया कि आप घर चले जाओ और एक एंड टाइम पे पहले रिफंड की पूरी प्रोसेस करी और एंड टाइम पे मुकर गए वो लोग। और फिर इन लोगों ने हेल्प करी, जो पुलिस की जो टीम है उन लोगों ने बहुत हेल्प करी मेरी, और मेरे पेरेंट्स की बहुत हेल्प करी। इनका बहुत एहसान है मेरे पे। फील्ड में रहकर सभी बच्चों के अवसाद बच्चों से बातचीत करना, उनके व्यवहार को देखना, उनकी अन्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनको मौके पर समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। कई बच्चे अवसाद से मिले जिनका हमने मौके पर निस्तारण किया, डॉक्टर साहब से काउंसलिंग करवाई। डॉक्टर साहब कहते हैं इनको यहाँ रहना दिया जाए तो रह रहे हैं, नहीं तो उनको बाहर जिले के लिए कोशिश कर रहे हैं भेजने के लिए अपने स्थान पर, क्योंकि वो बच्चे कभी भी ट्रेजेडी का शिकार हो सकते हैं। इससे पहले कोचिंग के लिए कोटा पहुंचे बिहार के खगड़िया के एक छात्र के टेस्ट में कम नंबर आए तो उन्होंने नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गए थे। अगर उनके साथी वहां समय पर पहुंचकर अस्पताल न पहुंचाते तो उनको बचा पाना मुश्किल था। अब उनकी हालत सुधर रही है। तबीयत ठीक होते ही वो घर वापस भेज दिए जाएंगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि शहर में बहुत से ऐसे छात्र भी हैं जिनका कोचिंग संस्थान में दाखिला तो है पर वो कोचिंग क्लास के लिए नहीं जाते हैं। ऐसे बच्चे जो काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं और डिप्रेशन कर रहे हैं, तो उनके संबंध में जब पुलिस को जानकारी होती है तो उनके परिजनों को भी सूचित कराते हैं और कभी होता है तो उनको काउंसलिंग भी करी जाती है। संबंधित कोचिंग सेंटर उनको भी बताया जाता है। कोई ऐसा मामला पुलिस के संज्ञान में आने पर किया जाता है। कोटा में इस साल 21 छात्रों की खुदकुशी के मामले सामने आने के बाद प्रशासन जागा। अब हर संडे को फन डे मनाने की तैयारी है, जिससे छात्रों के तनाव को कम किया जा सके। स्माइलिंग कोटा अभियान के तहत हर रविवार को म्यूजिक कंसर्ट, मैजिक शो, लाइव बैंड, इंडोर आउटडोर गेम्स जैसे कार्यक्रम होंगे ताकि छात्र रिलैक्स कर सकें और उनका ध्यान आत्मघाती ख्यालों की ओर न जाए। फुल डे का कंसेप्ट रखा जाएगा मेले के रूप में। बच्चे पूरे दिन घूमें फिरें, मस्ती करें, लुत्फ उठाएं, ताकि एक निगेटिविटी के वातावरण से निकले। जो बच्चे किसी कारण स्ट्रेस पढ़ाई का हो, चाहे कोई पर्सनल अफेयर्स का हो, चाहे कोई आर्थिक स्थिति का हो, उससे बाहर निकले और वो एक बार रिफ्रेश होकर वापस पढ़ाई में लग सके। लेकिन ये भी तय है कि कोटा में प्रशासन और उनके काउंसलर्स की चुनौतियां सिर्फ अकेले मोर्चा संभालने से खत्म नहीं होने वाली। छात्रों के परिवार वालों को भी इस मुहिम में बराबर का हिस्सेदार बनाना होगा। कोटा पुलिस डिप्रेशन के शिकार बच्चों के बीच पहुंच रही है, वहीं उनको घर भेजने की भी तैयारी की जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर अभिभावकों की भी काउंसलिंग की ज़रूरत जो लगातार महसूस की जा रही है, वो काम कब शुरू किया जाएगा। कोटा से शाकिर अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दरअसल सफलता संघर्ष मांगती है, समर्पण मांगती है। बल्कि संघर्ष जितना गहरा होता है, सफलता की मिठास उतनी ही ज्यादा होती है। प्रयागराज में साइकिल का पंचर बनाने वाले एक परिवार से आए नौजवान ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परीक्षा पास की, वो भी बिना किसी कोचिंग के। अगर कुछ करने का जज्बा हो, उस पर मेहनत से अमल किया जाए और घर वालों का साथ मिले तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसकी जीती जागती मिसाल है अहद अहमद। कुछ साल पहले तक ये प्रयागराज के नवाबगंज थाने के बरई हरक गांव में साइकिल के पंचर बनाने में अपने पिता का और सिलाई में अपनी मां का हाथ बटाते थे। आज वो जज के ओहदे पर हैं। 30 अगस्त को यूपी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भर्ती के नतीजे आए तो अहद अहमद का नाम 197 नंबर पर था। अहद को यह कामयाबी पहले ही कोशिश में और बिना किसी कोचिंग के मिली है। खुशी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सपना था, 4-5 साल का सपना था कि जज बनूं और PCSJ क्वालिफाई करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। ये है कि परिवार हमेशा मेरा साथ रहा, कंपटीशन कितना भी हो, संघर्ष कितना भी बड़ा हो, हमेशा उन्होंने साथ दिया। अगर उनका साथ ना होता तो शायद ये इम्पॉसिबल होता। 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर अहद ने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई अपने गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय से की, जिसके बाद वो प्रयागराज आए
और आगे की पढ़ाई की। माँ बाप ने अपनी तंग हाली में भी सभी बच्चों को अच्छी तालीम दी। अहद के बड़े भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और छोटा भाई एक निजी बैंक में ब्रांच मैनेजर है। अपने बच्चों की कामयाबी के लिए पढ़ाई की अहमियत के एहसास इनकी माँ अफसाना अहमद को फिल्म घर द्वार देखकर हुआ, जिसके बाद उन्होंने पति की कमाई में इजाफे के लिए महिलाओं के कपड़े सिलना शुरू कर दी। हम 80 रुपए से सिलाई 40 रुपए से सिलाई शुरू किए थे। उसकी सूट सिलते थे। स्कूल बगल में था, ड्रेस भी मिल जाता था, सब सिलते थे। और गांव के भी सब बहुत दूर दूर से हमारे पास कपड़ा आने लगा। हम सूट खूब सिलने लगे। सिलाई की तो हमारी प्रेरणा आई, हम वही घर द्वार पिक्चर देखे थे, उसी में से। हाँ, अहद के माता पिता ने जिस तरह से उन्हें पाला पोसा, मुफिलसी में जद्दोजहद करके भी आला तालीम और ईमानदारी की नसीहत दी, उसी की बदौलत वो कामयाबी की इस मंजिल तक पहुंचे हैं। जितना गर्व सबको अहद पर है, उतना ही फख्र अहद को अपने माता पिता पर भी है, और वो कहते हैं कि हमेशा उनकी दी हुई सीख पर अमल करेंगे। प्रयागराज से नितिन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी भाषाओं, बहुत सारी आस्थाओं और बहुत सारे रिवाजों वाला। कुछ परंपराएं तो ऐसी हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। मसलन अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 700 साल से तोपों की सलामी की परंपरा चल रही है, और इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं फौजिया खान, जिनसे हम मिले। ये दौर चला रहा है अकबर बादशाह के टाइम से। तोप चलने के बाद पूरे अजमेर शहर में रोज़ा खोला जाता है। ये जो है तोप का सिलसिला चला आ रहा है। जैसे कोई चांद है, किसी चांद में 1 चलती है, किसी चांद में 2 चलती है, किसी में 5 हैं, किसी में 6 हैं। 5 साल की उम्र से तोप चला रही हैं फौजिया खान। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर खास मौकों पर तोप की सलामी दी जाती है। इसके अलावा रमजान में सहरी और रोजा अफ्तार हो या सालाना उर्स का झंडा चढ़ाने की रस्म, तोप फौजिया ही चलाती हैं। साल भर में कुल 290 तोपों की सलामी फौजिया देती हैं। मैंने 5 साल 7 साल की उम्र से इस तोप को दागने का काम चालू किया। पहली बार जब मैंने शुरू चलाई तो मुझे थोड़ा सा कान में झटका लगा, डर हुआ। फिर उसके बाद मैंने निडर होकर चलाई। मेरे वालिद साहब मुझे ट्रेन करते थे। तोप की आवाज 150 किलोमीटर दूर गांवों तक जाती है। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि ये बहादुरी के साथ में जो मर्द नहीं करते इस काम के अंदर, जिस काम में हाथ नहीं डालते, ये एक लड़की होकर के इतनी बहादुरी से, दिलेरी के साथ में इस काम को अंजाम देती है, और ये अपनी ड्यूटी की पूरी पाबंद है। और जो भी रसूमात अजमेर शरीफ में होती हैं, और तोप की रस्म से ही शुरू होती हैं और तोप से ही ख़त्म होती हैं, और जिसको बखूबी वक्त के वक्त अंजाम देती है। ये तोप में पहले बारूद और फिर कंडे डाले जाते हैं। 5 किलो वजन के मसूल से आधे घंटे तक कूटा जाता है। जब बारूद और कंडे तोप के भीतर ठोस आकार में आ जाते हैं, तब तोप दाग दी जाती है। इस पूरे काम में तकरीबन आधा घंटा लगता है। सदर गरीब नवाज की पैदाइश का दिन मनाया जाता है, जिसमें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और गरीब नवाज के जब उरूस आते हैं तो 25 तोपें जो झंडा चढ़ता है, बाबा लोग लेकर आते हैं, गोरी परिवार वो झंडा चढ़ता है, तो वहाँ 25 तोपों की सलामी दी जाती है। अपनी इधर तोप चलती है, उधर झंडा चढ़ता है। ख्वाजा गरीब नवाज की शान में तोप चलाने की रस्म 700 साल पुरानी है। 700 साल पहले इस रस्म को अदा करने के 25 पैसे मिलते थे, और आज 3000 रुपया फौजिया के परिवार को मिलते हैं। तोप चलाने के एवज में मिलने वाले पैसों के फौजिया के लिए कोई मायने नहीं। तोप चलाना उनके लिए ख्वाजा गरीब नवाज की सबसे बड़ी खिदमत है। ख्वाजा साहब ने मुझे इतना नवाजा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हूँ। बाकी ज़िंदगी जो मेरी बची है वो सब गरीब नवाज के नाम है। जब तक जीऊँ ही गरीब नवाज की खिदमत करूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बेस्ट ऑफ हमारा भारत का ये सिलसिला जारी रहेगा।
कभी कभी इंसाफ जैसे नाइंसाफी के कपड़े पहनकर चला आता है। जंगल से लकड़ी काटने वाली कई महिलाओं को करीब 53 साल बाद इससे जुड़े मुकदमे झेलने पड़े। वो अपने घरों में अचानक जैसे किसी भूली हुई कहानी की किरदार हो उठी। जैसे किसी सपने से जागकर उन्होंने पाया कि उनको एक मुकदमे का सामना करना है। बूंदी की ये रिपोर्ट। इन 7 बुजुर्ग महिलाओं को राजस्थान बूंदी पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। इनकी कांपती हुई याददाश्त में शायद ये दर्ज भी नहीं हो पा रहा होगा कि इन्होंने क्या जुर्म किया था, क्योंकि पुलिस के मुताबिक ये 53 साल पुराना मामला है, 1971 का। तब इन महिलाओं ने घर का चूल्हा जलाने के लिए जंगल से लकड़ी काटी थी। हम हमारे घर खाना बनाने के लिए लकड़ियां लाते थे। हमें नहीं पता था कि आज हमें पुलिस पकड़कर ले जाएगी, क्योंकि लकड़ी काटने के दौरान वन विभाग के अधिकारी हमारा रजिस्टर में नाम लिख लेते थे और हम वहां से चले जाते थे। ये महिलाएं हिंडोली वन क्षेत्र की हैं। जब युवा थीं, तब कभी जंगल जाकर लकड़ी काटती थीं। ये बहुत आम चलन था। लेकिन अपने इन मुजरिमों की तलाश में पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाई। इन सब की शादी हो चुकी थी, इसलिए इनकी ससुराल से खोज खोज कर लाया गया। 1971 में हिंडोली पुलिस ने 12 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया था। 53 साल में पुलिस ये जांच पूरी कर सकी। इस बीच 3 महिलाओं की मौत हो गई। 7 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के मुताबिक 2 अब भी फरार हैं। अदालत ने इन सबको 500-500 रुपए के मुचलके पर रिहा कर दिया। पुलिस अपनी इस कार्यवाही के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। ये 53 साल पुराना कोई वन विभाग का प्रकरण। 53 साल से फरार चल रही 7 महिला स्थायी वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने 500-500 के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए। हालांकि ये 500 रुपए भी इन महिलाओं पर भारी पड़ रहे हैं। ये गरीब घरों की महिलाएं हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि जब तमाम तरह के बिचौलिए और वन माफिया सरकार और वन प्रशासन की नाक के नीचे ये पूरा जंगल काट कर ले जाते हैं, तब इन्हीं गरीब महिलाओं पर पुलिस की नजर क्यों पड़ी? ये इंसाफ और उसकी समझ दोनों का तकलीफदेह मजाक है। बूंदी राजस्थान से सलीम अली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो साल 2023 को अलविदा कहने का वक्त है, लेकिन एक वादा ये भी है कि हमारा ये कार्यक्रम, हमारा भारत, देश की नब्ज पर हाथ रखने आपके साथ यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।